साथियों, आज़ादी के बाद सभी देशों की एक ही समस्या होती है कि उनका देश किस आधार पर चलेगा और कैसे चलेगा, देश को कैसे चलाया जाए। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में सभी लोगों ने भरपूर भाग लिया होता है। किसी ने तन से, मन से, धन से अपना पूरा योगदान दिया होता है और सब लोग चाहते हैं कि देश हमारे हिसाब से चलाया जाए। क्यों? क्योंकि आज़ादी से पहले जो उनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उन धार्मिक रीति रिवाजों को वो समझते हैं कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी रूढ़ियाँ सही है, हमारे रीति रिवाज सही है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो देश हमारे हिसाब से चले। लेकिन इसी प्रकार दूसरे लोग भी चाहते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी चाहते हैं, दूसरे वर्ग के लोग भी चाहते हैं। लेकिन इससे आपस में टकराव पैदा होता है कि वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इसीलिए देश को चलाने के लिए एक ऐसे कायदे की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के लिए सर्वमान्य हो और सब लोग तहे दिल से उसे स्वीकार कर सकें। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि एक बड़ी बहस हो, एक बड़े सभी बातों पर गौर किया जाए और हर एक मुद्दे पर एक बड़ी बहस हो और उस बहस के आधार पर एक ऐसा कायदा तैयार किया जाए जिस कायदे को हम सब स्वीकार कर सकें। हर देश के अंदर उस कायदे को संविधान कहा जाता है और संविधान की पहली जिम्मेदारी सामाजिक समानता कायम करना होता है। क्योंकि सामाजिक समानता ही वो आधार होता है जिससे वर्ग संघर्ष खत्म हो सकते हैं, जिससे आपसी मनमुटाव खत्म हो सकता है, आपस में सबको समान रूप से अवसर मिल सकते हैं और समान शिक्षा दी जा सकती है, समान आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और सब में आपस में प्रेम और भाईचारा बना रह सकता है और किसी में भी आपस में भेदभाव नहीं होता जब सामाजिक समानता कायम की जाती है। सामाजिक समानता को कायम करने के लिए सबसे पहले जो विषय आता है वो आता है शिक्षा का। एक समान शिक्षा सभी को दी जाए, एक जैसी शिक्षा दी जाए, न सरकारी न प्राइवेट स्कूल में उसकी शिक्षा में अंतर हो, एक पैटर्न हो ताकि सभी में समान शिक्षा का प्रसार हो। देश के सभी नागरिकों को समान शिक्षा मिले ताकि वो लोग आपस में शिक्षा के आधार पर फालतू में जिद बहस ना करें और लड़ाई झगड़े ना करें, ताकि जब भी कोई उनमें आपस में शिक्षा के आधार पर कोई प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो और कोई अवसर की समान कोई किसी अवसर की प्राप्ति के लिए कोई कंपटीशन हो तो सभी की शिक्षा एक जैसी हो ताकि जो जितनी योग्यताधारी होता है, जिसमें जितनी योग्यता हो उसके हिसाब से उसको वो अवसर मिल जाए। शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को समान रूप से दी जाए शिक्षा। शिक्षा एक अपराधी को भी वही दी जाए जो कि एक सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। दूसरा है सभी को समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, मतलब रोजगार के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध कराए जाए। लेकिन कमजोर वर्गों को उनको दूसरे वर्गों के बराबर लाने के लिए और दूसरे जो सुदृढ़ वर्ग होते हैं उनके बराबर लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, विशेष प्रोविजन किए जाएं। जैसे कि एक बीमार आदमी को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको बढ़िया खाना दिया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसको दवा दी जाती है, ठीक कमज़ोर वर्ग को भी ऐसे ही दूसरी सुविधाएं दे करके उससे उन दूसरे वर्गों के बराबर लाया जा सके जो कि संपन्न और सुदृढ़ कहलाते हैं। इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी ताकि कमज़ोर वर्ग विकास की मुख्य धारा में बराबर से शामिल हो सकें। आगे है प्रशासनिक समानता। प्रशासनिक समानता इसलिए कि देश की संपूर्ण जनता को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशासन में समान रूप से अवसर दिया जाए। सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भर्ती किया जाए। सभी वर्गों को जो प्रशासन में जो अवसर होते हैं उस तमाम अवसरों को सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाए। अगला है प्रशासनिक समानता। देश की संपूर्ण जनता को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशासन में समान रूप से अवसर दिया जाए ताकि सभी वर्गों का प्रशासन में प्रतिनिधित्व कायम हो सके।
क्योंकि जब किसी वर्ग का प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो किसी एक विशेष वर्ग से दूसरे संपन्न वर्ग ज्वेलसी रखते हैं और वो उनको पीछे धकेलते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और उनको हक और अधिकार से महरूम करते हैं। इसीलिए सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगला है न्यायिक समानता। यहाँ पर न्यायिक समानता का मतलब ये है कि सभी वर्गों का न्यायपालिका में उनकी वर्ग अनुपात के अनुसार न्यायपालिका में भर्ती हो और जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उस वर्ग का न्यायपालिका में उतना ही प्रतिनिधित्व हो, जैसे कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का और माइनॉरिटी का। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अर्थात यदि जजों की भर्ती निकलती है तो हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उन पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। जब न्याय प्रदान किया जाए तो किसी भी विशेष वर्ग के खिलाफ कोई भी अन्याय ना हो सके, क्योंकि जब किसी एक वर्ग के लोग न्यायपालिका में भर जाते हैं तो दूसरे वर्गों के हक और अधिकारों की अनदेखी करते हैं, उनके खिलाफ गलत तरीके से आदेश पारित करते हैं और गैर संवैधानिक आदेश पारित करते हैं। इसीलिए न्यायपालिका में भी सभी वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। और जो न्याय लेने आते हैं लोग, उनके साथ भी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर या लिंग के आधार पर या वर्ग के आधार पर उनसे भेदभाव ना किया जाए। ये संविधान के अंतर्गत लिखा जाता है और यह भी प्रोविजन किया जाता है। अब आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब ये है जब देश की पॉलिसी बनती है, देश के कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, तब सभी वर्गों से, सभी धर्मों से और सभी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र या भाषा के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। जिसकी जितनी जनसंख्या है उतने ही प्रतिनिधित्व उनका राजनीति में होना चाहिए। जैसे कि एससी, एसटी का, ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि माइनॉरिटी का जो परसेंटेज आता है जनसंख्या का, जो पूरे देश में जो माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से हर विधानमंडल के अंतर्गत उनके एमएलए होने चाहिए और संसद में भी उनके एमपी होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार एससी के, एसटी के, ओबीसी के भी होने चाहिए। लेकिन भारत देश में देखा जाता है कि ओबीसी के 52 से लेकर 54% तक उनकी जनसंख्या है, लेकिन 27% ही उनको रिजर्वेशन दिया गया है। ये भी असंवैधानिक है। इसीलिए ये होना चाहिए कि उनको पूर्ण रूप से एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जिससे कि वो अपने वर्ग के साथ जो पॉलिसी बने उसमें एक सही और एक उचित आवाज़ उठा सके। कि आजकल जो पार्टी सिस्टम है उस पार्टी सिस्टम में दिखाया तो जाता है कि ये सामाजिक नुमाइंदा है, फला वर्ग से है, फला समाज से है और उस समाज का या उस वर्ग का या उस धर्म का नुमाइंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जितने भी नुमाइंदे होते हैं वो पार्टी खुद चुन करके भेजती है कि भाई हमने इसको टिकट दिया है और इस क्षेत्र से ये नुमाइंदा चुन करके आए। लोगों को लगता है कि उस समाज का, उस वर्ग का या उस धर्म का ये नुमाइंदा है, लेकिन दरअसल वो उनका नुमाइंदा नहीं होता, वो उस पार्टी का गुलाम होता है। इसीलिए इस जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चुनाव लड़ने की, इसके अंदर भी एक फेरबदल होना चाहिए। दरअसल ये नुमाइंदे समाज खुद खड़ा करे, जो समाज की जो उनकी संस्थाएं हैं वो खड़ा करना चाहिए और उनकी तरफ से जब वो सब नुमाइंदे खड़े होंगे तो राजनीतिक पार्टियों का उन पर से वर्चस्व खत्म हो जाएगा और वो उसकी डायरेक्ट समाज के प्रति जिम्मेदारी होगी और उसको राजनीतिक पार्टियां दबा भी नहीं पाएंगी। और अंत में आता है सुरक्षा नीति। जो सुरक्षा नीति होती है, इस सुरक्षा नीति में अपनी आंतरिक सुरक्षा भी होती है और सीमा सुरक्षा भी। आंतरिक सुरक्षा में जितनी भी फोर्सेज बनती है उन फोर्सेज में भी हर वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जिसका परसेंटेज है, जिसकी जनसंख्या का प्रतिशत है, उस प्रतिशत के हिसाब से आंतरिक सुरक्षा के जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके अंदर उनकी भर्ती होनी चाहिए। सभी पदों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जितनी जनसंख्या है
उतने पद उनको दिए जाने चाहिए और बाकी पद जो दूसरों को मिलते हैं, जो उनका परसेंटेज है जनसंख्या का, उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर एक बात हो रही है कि विदेश नीति में भी हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा का जो असमानता है, जो शिक्षा की जो असमानता हमारे देश में है, उसकी वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वर्ग पिछड़ गए हैं। इनकी एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सभी की एक समान शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी को जब ये कंपटीशन में आते हैं तब इनके कंपटीशन में आपस में कोई विरोधाभास नहीं रहे और सबकी एक जैसी एजुकेशन हो, तो सबको बराबर का अवसर मिले, कोई छोटा बड़ा या कमज़ोर ना रहे। और विदेश नीति के अंदर देश विदेश में जाने की जो पॉलिसीज बनती है वो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो सके। यहाँ पर आपको एक बात और कहना आवश्यक है कि भारत देश में जो असमानता है वो है सभी वर्गों को अपने अपने प्रतिनिधित्व चुनने के अधिकार मिलने चाहिए, जो कि अब तक नहीं मिले हैं। होता ये है कि किसी विशेष वर्ग के SC के, ST के, OBC के लोगों को के प्रतिनिधित्व चुनने होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से वो चुनने होते हैं वहाँ पर जनरल के लोग भी वोट डालते हैं, स्वर्ण जाति के लोग भी वोट डालते हैं, उसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत भी वोट डालते हैं। होता यह है कि जो पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है वो ऐसे लोगों को टिकट देती है जो पार्टी की हाँ में हाँ मिलाए। वो जनता की हाँ से हाँ कोई लेना देना नहीं होता उनका, वो पार्टी के हाँ में हाँ मिलाए। इसीलिए SC, ST, OBC के जो प्रतिनिधियों को टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से, उनको ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो यसमैन होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, या फिर अपराधी होते हैं, या फिर उस समाज के दलाल होते हैं। तो उन दलालों को जितवा करके ये दूसरे लोग जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अलावा होते हैं, ये उनको जितवा के ले जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, और करते वही हैं जो अंदर ही अंदर उनसे पहले से डिसाइड किया होता है। अर्थात SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के विरुद्ध जब पॉलिसीज बनती है तो उन पॉलिसीज के विरुद्ध वो आवाज़ नहीं उठा पाता, न वो समझ पाता है, न वो कह पाता है, या फिर किसी न किसी अपराध या किसी न किसी करप्शन में वो खुद शामिल होता है, इसीलिए वो अपनी बात को दबंगता से नहीं रख पाता। आपने अब तक देखा कि हमने इतनी सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं के आधार पर मैं आपको संविधान के जो मुख्य पार्ट होते हैं मैं वो बता रहा हूं। मैं सबसे पहला होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम होता है संविधान के विभिन्न प्रोविजंस के आधार पर कानून बनाना। जो संविधान के अंतर्गत हम आर्टिकल बनाते हैं, जो जिनको अनुच्छेद कहते हैं, उन प्रत्येक अनुच्छेद के हिसाब से कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का होता है। व्यवस्थापिका 2/3 बहुमत से उन कानूनों को पास करती है, तब जाकर के वो कानून का रूप ले पाते हैं। सबसे पहले वो बिल के रूप में आते हैं। जब वो बिल के रूप में आते हैं तो उस पर बहस होती है और बहस के आधार पर हम लोग उनको सहमत होते हैं। जो उस बिल के पक्ष में जो पेश किया गया है उसको कानून बनने के लिए जितने भी वहाँ पर सांसद बैठे होते हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तब जाकर के वो कानून की श्रेणी में आता है या फिर कानून बन पाता है। दूसरा होता है उन कानूनों को लागू करने वाला डिपार्टमेंट, उसे कहते हैं हम कार्यपालिका, जिससे कि अपना सेक्रेटेरिएट, कलेक्ट्रेट, तहसील और कई डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये सब कार्यपालिकाएं होती है। क्योंकि संविधान के तहत जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और उन डिपार्टमेंट में जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों में सभी वर्गों के हिसाब से सभी वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में उनमें पदाधिकारी चुने जाने चाहिए और उसी अनुपात में भर्तियां होनी चाहिए, और हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में हर डिपार्टमेंट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि सबके साथ बराबर का न्याय हो सके। और उस कार्यपालिका में जो भी फैसले होते हैं, जो भी काम होता है और जो भी विवाद उठते हैं,
उन विवादों की सुनवाई का काम होता है तीसरा डिपार्टमेंट, जो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में वो विवाद जाते हैं जो या तो सरकार के विरुद्ध होते हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध होते हैं, सरकार के फैसलों के विरुद्ध होते हैं, या फिर आम जनता के में दो पक्षों में आपस में कोई लड़ाई होती है, या उनको कोई दीवानी मुकदमे होते हैं, दीवानी विवाद होता है, पैसे का लेन देन का, जमीन जायदाद का विवाद होता है, या फिर उनके जमीन जायदाद या किसी बात को लेकर के झगड़े होते हैं। वो केसेस जाते हैं न्यायपालिका में और न्यायपालिका उनको सुनती है और उन पर फैसले देती है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश को चलाने के लिए संविधान कितना बड़ा कायदा है, ये बात हमें आज पता लग गई। और इसी कायदे के तहत विभिन्न कानून बनते हैं जिस पर कार्यपालिका चलती है और उसके आगे न्यायपालिका चलती है। यदि कोई कानून या नियम कायदा ऐसा बन गया है जो संविधान के विरुद्ध है तो वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, या फिर उस हद तक निरस्त माना जाएगा जो कि उस संविधान और उस संविधान के उस प्रोविजन के जहाँ तक विरुद्ध है वहाँ तक वो कानून निरस्त माना जाएगा। इसके विषय में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में एक बात लिखी है कि इस संविधान के लागू होने से पहले इस संविधान से असहमत या इस संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जो भी रूढ़ियाँ हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी वर्ण व्यवस्था है, वो सभी निरस्त मानी जाएगी या उस हद तक निरस्त मानी जाएगी जिस हद तक वो संविधान के विरुद्ध है। तो आज की बात से आपको ये पता लग गया होगा कि संविधान क्या चीज़ होती है और देश को आज़ाद होने के बाद सबसे पहला कायदा क्या होता है जिससे देश को चलाया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देश को आज़ाद होने के बाद यही है कि देश को चलाया कैसे जाए। तो आज आपको एक सही और साधारण भाषा में आपको समझ में आ गई होगी। मेरी बातों में कहीं पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन आए हैं, उनको ज़्यादा गौर मत करना, लेकिन मेरे वर्ड्स को, मेरे शब्दों को ज़रा पूरा सुनना ताकि आपको पूरा ढंग से समझ में आ सके। ये था आज का संविधान का एक छोटा सा वर्णन, जिसे सुन करके आप सब लोग आने वाले सीरीज की आशा कर सकते हैं। आने वाली सीरीज जो भी होगी हमारे प्रत्येक आर्टिकल के बारे में होगी, जो कि प्रस्तावना से शुरू होगी। अब आगे से देखते रहिए और जहाँ तक हो सके इन सभी एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है MN लॉयर्स, समझे, MN लॉयर्स।